नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन सी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, पहले बायजूस आईएएस हिंदी की तरफ से आपके लिए आज की बड़ी खबर नामक एक श्रृंखला चलाई जाती थी। ठीक वैसी ही श्रृंखला वापस से स्टार्ट हो रही है। आज से उसका प्रसारण स्टार्ट भी हो चुका है। डेली दोपहर 2 बजे आपके लिए करंट न्यूज के ऊपर एक टॉपिक आएगा जो बर्निंग टॉपिक होगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। डेली 2 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर उस क्लास को प्रसारित करा जाएगा। आज की जो क्लास है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और डेली इस श्रृंखला को फॉलो करिएगा। चलिए अब अपने सत्र को शुरू करते हैं। बड़े इत्मीनान से बैठ जाइएगा, एक एक आर्टिकल बहुत आसान शब्दों में समझा दूंगा। पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 10 पर मिलेगा। इसको आप जीएस के सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं और गरीबी और भूख से संबंधित विषय के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने न्यूज देखी होगी, 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको रिलीज कर दिया गया है। जैसे ही इसमें इसको रिलीज करा गया, आपको पता है कि इंडिया को इसमें रैंकिंग दी गई है 107। टोटल अगर बात करें 121 देशों में स्कोर इंडिया का रहा है 29.1। इस रैंकिंग का विरोध करा है भारत सरकार ने। बेसिकली इस आर्टिकल में बताया क्या गया है, सारी बेसिक चीजें कवर कर दी गई हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, इसके क्या पैमाने होते हैं, इसमें क्या आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे आर्टिकल में समझ लेंगे। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसमें गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे जुड़ जाते हैं। प्लस भारत सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जाती हैं इन दोनों मुद्दों को दूर करने के लिए, तो वो भी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो चलो इसको एक बेसिक से समझते हैं। सबसे पहला तो आर्टिकल यहीं से स्टार्ट होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो निकालता कौन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एक बात जान लीजिए कि जो भी इस इंडेक्स को निकालती है ना संस्थाएं, उनका ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल उनको कोई पहचान मिली हुई है। एक है संस्था जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरी संस्था है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हाई लाइफ। ये जो संस्था है ये एक जर्मन संस्था है और जो कंसर्न संस्था है ये एक आयरलैंड की संस्था है। ये दोनों मिलके इस हंगर इंडेक्स को निकालते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये मैंने ऑफिशियली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर ये सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं, मैं ऑफिशियल ही आपको चीजें दिखाता हूं, जिससे कभी ना ही कंफ्यूजन होगा और ना ही जब आप इसी चीज को अगर थ्योरी में पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा बोर हो जाओगे। अब ये पिक्चर में मैंने बताया है, तो अपनी कॉपी में ऐसे करके लिख लो कि GHI इज इक्वल्स टू कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्ट हंगर लाइफ। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब इनके पैरामीटर की बात होती है ना, कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको किस पैमाने क्या है, उसके कैसे नापा जाता है वो, तो देखिए यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी आपकी। देखिए पहला पैमाना अंडर नरिशमेंट, इसको बोलते हैं क्या, अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब क्या होता है, देखो एक तो चीज होती है कि भाई किसी व्यक्ति को खाना दे देना, उसका पेट भर देना। ठीक है, एक चीज होती है कि भाई उस खाने में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो। कहने का क्या मतलब है शॉर्ट फॉर्म में कि पोषक तत्वों से भरा खाना। अगर किसी व्यक्ति को केवल खाना मिलता है और वो अपना पेट भर लेता है तो इससे उसकी शारीरिक वृद्धि नहीं हो सकती। इसी चीज को कहते हैं अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब ये नहीं होता है कि कितने लोग भूखे रहते हैं। अल्प पोषण का ये मतलब होता है कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है शेयर ऑफ पॉपुलेशन। शेयर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है हमारी जनसंख्या का वो अनुपात, जनसंख्या का वो हिस्सा जो पोषक तत्वों से रहित खाना खाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। दूसरा चाइल्ड इन स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का क्या मतलब होता है, जो भी 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी एक हाइट होती है। ठीक है, तो अगर 5 वर्ष के बच्चे की जो हाइट है वो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं है, यानी कि उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई, वो लो हाइट का रह गया, तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। तीसरा पैमाना होता है चाइल्ड वेस्टिंग का। अब वेस्टिंग में आता है क्या, वेट, यानी कि जो 5 वर्ष का बच्चा है उसका जो वेट होना चाहिए उससे उसका वेट कम रह गया और वो उसका जो भार है वो सामान्य 5 वर्ष के बच्चे की तुलना में कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग।
चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इसका मतलब होता है बाल मृत्यु दर। सीधा सा मतलब है कि पहले 5 वर्ष में जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है ये क्यों होगी, क्योंकि उनको अपर्याप्त रूप से जो है न्यूट्रिशन मिल रहा है, या जो उनको पर्यावरण दिया जा रहा है वो अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है। तो ये 4 पैरामीटर इनको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान पैरामीटर है। देखिए इसमें 3 पैरामीटर तो बच्चों से ही संबंधित हैं, एक पैरामीटर जो है वो पूरी जनसंख्या को कवर करता है। तो पहला हो गया अल्प पोषण, दूसरा हो गया चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। बहुत आसान पैरामीटर्स हैं, इसको आराम से याद कर सकते हैं आप। अब देखिए, जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने आपको बताया ये 2 संस्थाएं निकालती हैं, तो बेसिकली अब इन्होंने अपने पैरामीटर तो बना लिए। अब पैरामीटर अप्लाई करने के लिए इनको देश के अंदर ऐसा कुछ सर्वे ऐसा करना पड़ेगा। तो इनके पास ये सब रिपोर्ट तो होनी चाहिए कि भाई इस देश में चाइल्ड स्टंटिंग की क्या मात्रा है, इस देश में चाइल्ड वेस्टिंग किस मात्रा में हो रहा है। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं जिसके हिसाब से ये लोग रैंकिंग निकालते हैं, वो डेटा सोर्सेज इनको कहां से मिलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो इनका सबसे बड़ा सोर्स होता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, FAO के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि हमें भाई डेटा दीजिए, हमें अपनी एक रिपोर्ट दीजिए। दूसरा WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारी संस्थाएं भी क्या करेंगी, इसी संस्था को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको ये दोनों संस्थाएं निकालती हैं। अब देखिए 2022 की अगर बात करें तो टोटल 121 देशों के हिसाब से ही निकाला गया है। अगर यहां पर अल्प पोषण की बात करें तो 2019 से लेकर और 2021 तक का आंकड़ा यहां पर लिया गया, यानी कि ऊपर देखिए लिखा हुआ है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का मतलब क्या है कि 3 साल का एक एवरेज लिया गया है। उसी हिसाब से जो चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग है तो ये 2017 से 2021 तक, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो ये 5 वर्षों के हिसाब से निकाला गया है, ठीक है। उसी हिसाब से जो बाल मृत्यु दर है वो 2020 के डेटा के अनुसार यहां पर निकाली गई है। तो ये जो पैरामीटर हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और प्लस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पैरामीटर्स ये दोनों संस्थाएं कहां से निकालती हैं, इनका डेटा कहां से लाती हैं। अब देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि ये जो 4 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, अब इन 4 पैरामीटरों का अनुपात क्या होता है इतना आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि इस पे प्रश्न बन ही जाएगा, बट एक आप निगाह इस पे दौड़ा लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1/3 अनुपात अल्प पोषण का लेते हैं, 1/6 इसका लेते हैं, 1/6 इसका, और 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का। इन्हीं चारों को मिला के एक GHI का स्कोर निकाला जाता है। अब इसका भी अपना एक कैलकुलेशन मेथड होता है, हमें उस मेथड में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहां पे चीज देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर 9.9 स्कोर है या इससे कम है तो इसको लो कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब कि वहां पर भुखमरी की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है। देखिए 0 से 100 के बीच में स्कोर करा जाएगा, ठीक है। तो जिसका 0 स्कोर होता है वो सबसे अच्छा देश माना जाता है, कि जहां के जो नागरिक हैं वहां पर ये चारों पैरामीटर वहां के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है तो देश की स्थिति जो होती है वो खराब होती जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि 9.9 या उससे कम स्कोर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 19 यानी अप्रोक्सीमेटली 20 मान लीजिए, इसके बीच का स्कोर को मॉडरेट कहते हैं, और जो 20 से 34.9 का स्कोर आता है इसको सीरियस या गंभीर श्रेणी कह देते हैं। अब ये 100 पॉइंट स्केल है, आप यहां पर भारत किस पोजीशन में आता है, सीरियस पोजीशन में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी मैंने आपको भारत का जो स्कोर बताया वो कितना बताया था, 29.1। 35 से अगर ऊपर चीजें हो जाती हैं तो वो अलार्मिंग कंडीशन हो जाती है, और 50 से ऊपर जो चीजें होंगी वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी कि बहुत बुरी स्थिति है उस देश में, उस देश के नागरिकों की इन 4 पैमानों में। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में भारत के संदर्भ में। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि 107वीं रैंक आई है भारत की, ठीक है, टोटल 121 देशों में, और जो स्कोर आया है वो कितना है, 29.1। यहां पर देखिए इसकी वेबसाइट में एक ग्राफ दिया हुआ था 2000 से लेकर 2022 तक का। ये जो हर एक लाइन आप ग्राफ में देख रहे हैं, ये हर एक लाइन जो है वो उसका अपना एक कलर है, और हर कलर जो है वो चारों पैरामीटर दिखाएगा। तो एक एक करके देखते हैं इन चारों पैरामीटर्स को एक बार। सबसे पहले अल्प पोषण वाली लाइन को देखते हैं। तो अल्प पोषण की लाइन आपको ये दिखेगी, जो ये वाली लाइन है जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूं, जहां मैंने एरो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। इस लाइन को जब आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि अप्रोक्सीमेटली यहां पर 2022 की अगर बात करें तो 16.3% यहां पर परसेंटेज जो है वो अल्प पोषण की स्थिति में आता है।
अगर तुलना करें 2014 से, तो 2014 से यहाँ पर जो स्थिति है वो यहाँ पर खराब हुई है, ठीक है, क्योंकि देखिए परसेंटेज बढ़ गया है। 2014 में कम परसेंटेज था, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं जिसमें चाइल्ड वेस्टिंग की बात होती है, ये इसी के ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा। चाइल्ड वेस्टिंग जो है ये भी देखिए 2014 में कम थी और ये अब बढ़ गई है, तो यहां पर भी स्थिति कैसी हो चुकी है, खराब है। स्टंटिंग की बात देखते हैं, तो स्टंटिंग की देखिए ब्राउन कलर की लाइन है जो सबसे ऊपर बनी हुई है, तो ये स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगी। तो 2014 में हमारी स्थिति खराब थी, इसमें थोड़ा सा हमने क्या करा है, बेहतर प्रदर्शन करा है। तो ये चाइल्ड स्टंटिंग जो है इसमें इंडिया का प्रदर्शन ठीक है। और चौथा जो बचता है मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर की बात करेंगे, तो ये सबसे ब्लू वाली लाइन जो आप देख रहे हो इसमें भी सुधार हुआ है। ये आप मुख्य परीक्षा में आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को भी आप यूज कर सकते हो, इसलिए ये बताना बहुत आवश्यक था। यहां तक तो बात हो गई कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, कौन संस्था निकालती है, कैसे निकाला जाता है। अब यहां पर बात करेंगे कि भाई इस पे विवाद क्यों है, भारत सरकार ने इसको मानने से क्यों इनकार कर दिया, इसको बोला है कि भाई ये क्या है, गलत पैमाना। ये देखिए पीआईबी का आर्टिकल है और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। देखिए इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है, वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2022, यह सूचकांक भुखमरी का एक गलत पैमाना है और इसमें कई गंभीर पद्धतिपरक कमियां हैं। पद्धतिपरक कमियों का मतलब होता है कि जो ये कैलकुलेशन करते हैं ना, जो जिस तरीके से ये निकालते हैं, उस निकालने की जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो गलत है, वो सही नहीं है, उसमें कमियां हैं। यहाँ पर दूसरा इसको ये भी लिखा है कि गलत सूचना फैलाना ही इसका उद्देश्य है, बट हम इसमें नहीं जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा कि ऑफिशियली तौर पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट का विरोध करा है। अब यहां पर ये पूरा पीआईबी का आर्टिकल था, आप पीआईबी की साइट पे जाके इसको देख भी सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो सरकार ने एग्जैक्ट तर्क दिए हैं वही एग्जैक्ट तर्क आपको पता होने चाहिए, जिनको आप मुख्य परीक्षा में कोट कर सकें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर तर्क क्या है। देखिए पहली चीज तो यहां पर लिखा हुआ है कि भारत की छवि को धूमिल या कलंकित करने के लिए एक ये प्रयास जो है, जैसे पिछली बार भी आप देखोगे तो 2021 में भी भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के प्रति जो है अपनी असहमति जताई थी और 2022 में भी यही काम हुआ। अब यहां पर क्या करा गया है, सबसे पहले जो भारत तर्क दे रहा है ना, भारत ने तर्क यहां पर दिया है, यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं। पहला तर्क ये था कि यहां पर इस रिपोर्ट को निकालने के लिए कितने संकेतक चाहिए होते हैं, 4 संकेतक, अभी मैंने आपको बताया। उन 4 संकेतक में मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि भाई यहां पर इन 4 संकेतक में ये जो 3 संकेतक हैं, ये केवल और केवल किसको डिनोट करते हैं, जो बच्चों की पॉपुलेशन है, ये केवल उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो 75% जो इसका पैरामीटर है वो तो बच्चों से संबंधित है, बचा 25% पैरामीटर जो है वो पूरी जनसंख्या यानी कि अल्प पोषण की बात करता है। और अगर भारत की जनसंख्या की तुलना की बात करेंगे तो यहां की जनसंख्या में अगर आप केवल बच्चों की जनसंख्या के आधार पे हमको रैंकिंग क्यों दे रहे हो, हमको पूरी जनसंख्या के आधार पे रैंकिंग दो ना। आपने केवल 3 पैरामीटर बच्चों के संबंध में ले लिए और यहीं पे तीनों में 75% आंकड़े आपने बच्चों के यहां पर इनबिल्ट कर लिए हैं, फिर उसमें आप हमको रैंकिंग कैसे निकाल के दे सकते हो। तो पहला तर्क तो यहां पर यह हुआ था। दूसरा तर्क यहां पर यह दिया गया, यहां पर मैं नजर डालिएगा, जो मैंने बताया FAO संगठन है, उसने एक सर्वेक्षण कराया था, उस सर्वेक्षण का नाम है खाद्य असुरक्षा अनुभव पैमाना। इस सर्वेक्षण पे क्या करा था इन्होंने, ऐसा बोला गया कि 3000 प्रतिभागी थे, यानी कि 3000 लोगों के पास ये सर्वे कराया गया और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां पर भारत सरकार ने कहा कि आपने केवल 3000 प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे। अभी हम उन प्रश्नों की तरफ भी जाएंगे और उन प्रश्नों के आधार पर आपने यह निर्धारित कर लिया कि भारत की जो स्थिति है वो गंभीर है। तो यह तो बिल्कुल सही नहीं है। भारत की पॉपुलेशन की तुलना अगर 3000 व्यक्तियों से करे जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये रैंकिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब यहां पर जो ये इस सर्वे हुआ था इसमें 8 प्रश्न पूछे गए थे। एक बार मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं। तो भारत सरकार ने यहां बोला है कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे गए थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे पूछा गया कि भाई आप बताइए कि पिछले 12 महीनों के दौरान क्या कोई ऐसा समय था जब पैसे या अन्य संसाधनों के अभाव में आज आप इस बात के लिए चिंतित थे कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा? क्या आपने जितना सोचा था उससे कम खाया? तो ये प्रश्न का एक टाइप है कि व्यक्ति से ये पूछा जा रहा है कि आपको भोजन करने को मिला या फिर आप जितना भोजन करते हैं आपने पैसे की वजह से कम भोजन किया। तो अगर ये टाइप के प्रश्न व्यक्तियों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर तो व्यक्ति जो है वो, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या उसके विरोध में आकर यहां पर कोई टिप्पणी कर सकता है। यही प्रश्न अगर एक बहुत
बड़े मास व्यक्तियों से पूछे जाते तो वहां पर एक ऑन एन एवरेज रिजल्ट निकलता, कहाँ 130 करोड़ और कहाँ 3000। तो यहां पर ऐसे प्रश्नों में व्यक्तियों से जो चीजें पूछी जा रही हैं, और इस चीज को भी इग्नोर करा जा रहा है कि जिस देश में आप ये 3000 लोगों का सर्वे करा रहे हैं, उस देश में आप ये भी तो पता करिए कि सरकार के द्वारा क्या क्या वहां पर योजनाएं चलाई जा रही हैं अपनी खाद्य सुरक्षा को लेके। तो यहां पर इस पैराग्राफ में सरकार ने यह भी बताया है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए, और ऐसा नहीं था कि ये कोई उपाय अभी से करे जा रहे हैं। जिस समय कोविड-19 था, जब आपको पता है कि अर्थव्यवस्था एकदम धीमी रूप से गति कर रही थी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं किसी के पास रोजगार नहीं था, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, तो उस समय भी यहां पर बात करी जा रही है पीएम गरीब कल्याण योजना की। और इसको किसके अंतर्गत लाया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। 80 करोड़ यहां पर जो लोग हैं उनको मुफ्त खाद्यान्न, चावल और गेहूं का वितरण करा गया। तो अब देखिए यहां पर इस तर्क में जो सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के विपक्ष में बोला है, तो उसमें ये योजना आ गई है। तो अब ये देखिए योजना इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 के टाइम पर ही ये योजना चलाई गई थी। इस योजना को चलाया किसने था? वित्त मंत्रालय ने। ये चीज याद रखिएगा। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही थी पहले से ही, है ना, तो उसमें 5 किलो खाद्यान्न तो पहले से ही मिल रहा था। उसके अलावा क्या किया गया? 5 किलो जो गेहूं और चावल था उसको और एक्स्ट्रा दिया गया। इस चीज को भी याद रखिएगा। यहां पर सरकार ने बताया कि 1000 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जो है ये आवंटित करा गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। अगर इसकी सब्सिडी का एक मूल्य निकाला जाए तो लगभग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने बड़े अमाउंट का सरकार ने इस योजना में केवल खाद्यान्न दिया है। ऐसे ही यहां पर आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए बताया गया है कि 7 करोड़ बच्चे और 1.78 करोड़ गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको पोषण प्रदान करा गया। तो इस तरीके के कई सारे यहां पर मुद्दे निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो सरकार ने कुल मिला के कहने का मतलब यही था कि एक बार भी इन आंकड़ों पर जो ये दोनों संस्थाएं थी उनकी नजर नहीं गई, और इन्होंने केवल 3000 व्यक्तियों के सर्वे पर ही पूरे देश की जो रैंकिंग थी उसको डिसाइड कर दिया। तो ये पूरे इस आर्टिकल में राइटर यहां पे बता रहे हैं। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 14 पर मिलेगा। इसको आप सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर से आप जोड़ेंगे, जहां पर हम लोग एनर्जी, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए इस बेसिकली आर्टिकल में ना एक रिपोर्ट आई है, उसको लेके ये जो न्यूज है वो चर्चा में आई। वो रिपोर्ट क्या है? एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। बड़े ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। उसने इस रिपोर्ट में भारत से यह कहा कि भाई आपके पास जितनी कोयले की खानें हैं, पहले आप उनको तो अच्छे से यूज कर लो, उसके बाद आप किसी नई खान को खोजने का प्रयास करो। जो हमारे पास पहले से ही खाने हैं ना, देखिए शब्द यहां पर यूज हुआ है अंडर यूटिलाइज्ड, वो हम उनका ही 100% यूज नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई खान है एक्स, उसके अंदर से 10 मैट्रिक टन कोयला निकल सकता है प्रतिवर्ष, बट हम उससे निकालते कितना है? 5 से 6 मैट्रिक टन। तो ये खान को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड है। तो यहां पर ये संस्था कहती है कि भाई आप नई खानों को आविष्कार करने में लगे हुए हो, जो पुरानी खाने हैं उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने में लगे हुए हो, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उल्टा उससे क्या होगा? उससे होगा नुकसान। अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले आप क्या करो कि जो आपके पास अभी करेंटली प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को 100% यूज करो आप। देखिए यहां पर यह भी बताया गया कि जो कोयले का संकट था वो भारत में अभी आपने देखा हाल ही में आया, और ऐसा संकट आया कि यहां पर एक आंकड़ा दे रखा है कि 285 जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें से 100 प्लांट ऐसे थे जहां पर 25% कोयला भी नहीं बचा था। इनमें से 50 प्लांट तो ऐसे थे जिनके पास 10% कोयला भी नहीं था। तो जब इतना स्थिति खराब हो गई थी, फिर हम क्या करते हैं कि कोयले का क्या करते हैं? आयात करने लगते हैं। आयात इसलिए करते हैं कि उसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि हमारे यहाँ इतना कोयले का उत्पादन हो नहीं पाता, जबकि ये रिपोर्ट कहती है ऐसा नहीं है। अब ये रिपोर्ट जो है वो ऐसा क्यों कहती है, किस बेसिस पे, मैं जरा उसकी तरफ आपको लेके जाऊंगा। जब आप गूगल पे ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर सर्च करेंगे ना, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, तो वहां पर इंडिया से सर्च करिएगा। इन्होंने इंडिया के ऊपर ऐसा एक शोध करा हुआ है। देखिए ये वो सारे राज्य हैं जहां पर कोयले की खानें मौजूद हैं। अब देखो ध्यान से, एक एक करके बड़े अच्छे से समझना इसको। झारखंड में यहां पर क्या लिखा हुआ है? कोल माइन कैपेसिटी एंड एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि कैपेसिटी कितनी है
उसकी बात कर रहे हैं। तो झारखंड की अगर बात करें तो देखो नीला कलर जो है वो दिखाता है इसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी यहां पर दिखा रहे हैं मिलियन टन पर एनम, यानी कि प्रतिवर्ष मिलियन टन। तो वो 250 से भी अधिक है, ठीक है। बट इसमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है? प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो 150 से भी कम, यानी कि 50% प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब है यहां से उत्पादन ही कम हो रहा है 50% के आसपास, जबकि ये इतना दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आप देखोगे 250 से थोड़ा कम है, बट इसका भी हाफ हाफ प्रोडक्शन है। आप हर ग्राफ को ध्यान से देखो तो अगर कुछ चीजें हटा दी जाएं तो बाकी सारे राज्यों में लगभग लगभग 50% जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। उसके बावजूद अब दूसरे ग्राफ को देखिएगा, अंडर डेवलपमेंट इन ईच स्टेट कैपेसिटी। इसका मतलब है कि अब यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसके बारे में जो रिपोर्ट है वो विरोध करती है, वो क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक स्टेट के उदाहरण से लेते हैं, जैसे मान लीजिए उड़ीसा का उदाहरण लेते हैं। उड़ीसा में देखिए ध्यान से इस ग्राफ को, तो 250 के आसपास है ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए उड़ीसा को, तो उड़ीसा का ये जो ग्राफ है ये तो वही वाला ग्राफ था जो पहले हमने देखा। इसकी कैपेसिटी को और बढ़ा दिया गया, अब कैपेसिटी 350 से ऊपर चली गई, जबकि प्रोडक्शन जो है वो इतना हो रहा है। तो भाई पहले इतना जो बचा हुआ प्रोडक्शन है उसको तो यूज कर लो, आपने यहां पे खान को और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा माइनिंग स्टार्ट कर दी, उससे होगा नुकसान, और बहुत सारी चीजों में, किसी एक चीज में नहीं। इसी तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं, झारखंड का उदाहरण लेते हैं। झारखंड 250 से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए झारखंड यहां पर 250 से ज्यादा था, अब इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा के लगभग लगभग 350 कर दिया गया, जबकि यूज इतना ही हो रहा है, इतना यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। इसी तरीके से हर राज्य में आप देखोगे कुछ ना कुछ कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, यहां पर कुछ कोल माइंस ऐसी दिखाई गई हैं जो अनयूज्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी है। देख के बड़ा आश्चर्य हो जाएगा आपको, जैसे नेवेली की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 20, अब ये वही है मिलियन टन पर एनम, तो 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है। बट देखिए 2019-20 का आंकड़ा आउटपुट कितना आ रहा है, मतलब 1 मिलियन टन पर एनम भी हम इससे नहीं निकाल पाए। अगर यूटिलाइजेशन रेट कितना कम है, 1% हम केवल इस खान को यूज कर पा रहे हैं, बाकी अनयूज्ड हो रही है। ऐसे ही अगर तलाईपल्ली कोल माइन की बात करेंगे तो उसकी कैपेसिटी 8% है, उसका यूज हम लोग केवल 1% कर पा रहे हैं। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट था, कि हमारा जो कोयला संकट है वो कम से कम इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तो नहीं लग रहा है कि हमारे भारत देश में उत्पादन क्षमता कम है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका उत्पादन क्षमता का सही उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, हम उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं, ये मेन रीजन है। 0.66 1% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये काफी खराब स्थिति है यहाँ पे। अब देखिए चूंकि रिपोर्ट ये कहती है कि भाई आप ये कर रहे हो, इसको लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो इसमें अब नुकसान क्या है। तो देखो भाई, कहीं पर भी खान बनती है, ठीक है, तो खान कहीं पर भी माइनिंग करी जाती है कोयले के लिए। अब वहां पर जो लोग रहते हैं, मान लीजिए कोई गांव होगा, मैक्सिमम अगर आप खाने देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ झारखंड इसी एरिया में मिलेगी। तो यहां पर जो भी गांव में लोग रहते हैं तो सबसे पहली चीज तो उनको उनका विस्थापन करना होता है। अब उनके विस्थापन करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि उनको आपने बोला कि आप कहीं और जाके रहने लगिए। एक तो उनके निवास का स्थान की बात करें, दूसरा उनके रोजगार की बात करें, तो दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा, वहां पे अगर मान लीजिए कोई वन है, ठीक है, तो उसको नुकसान होगा, उसका कटाव होता है। अब वन के नुकसान होने से पहली चीज तो वन कटते हैं वो तो नुकसान है ही, दूसरा वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं उनके भी जो आवास है उनको नुकसान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता पे ये चीज खतरा आ जाती है। अब मान लीजिए जैसे झारखंड बात करी जा रही, छत्तीसगढ़ की बात करी जा रही, तो वहां पर ट्राइबल जो आबादी है वो रहती है, तो यहां पर आदिवासियों के जो आवास हैं या जो उनके अधिकार हैं उसको भी खतरा हो जाता है। तो यहां पर यही कहने का मतलब है कि भाई पहले जो है आपके पास जितना कैपेसिटी है आप उसको 100% यूज कर लीजिए, उसके बाद आप नई खानों के बारे में विचार करिए। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग स्वास्थ्य, गरीबी और भूख से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी अभी हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आर्टिकल देखा। अब दूसरा एक आर्टिकल ये भी द हिंदू में सेम टॉपिक पे निकला हुआ है, भुखमरी को लेकर ही। बट यहां पर क्या है, जैसे अभी जो इंडेक्स था एक तो वो सूचकांक आ गया, दूसरा यहां पर एक दूसरी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, एक बार मैं उसको दिखाता हूं आपको। उस रिपोर्ट का नाम है हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-23, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ये निकालता है FAO, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। और दूसरा
एक नया यहाँ पर संगठन आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। तो ये दो संस्थाएं मिलके इस रिपोर्ट को निकालते हैं जिसका नाम है हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-23। अब इसको हॉटस्पॉट क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पर्यावरण में आपने हॉटस्पॉट सुना होगा कि हॉटस्पॉट बोलते हैं जहां पर मैक्सिमम जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसकी हम लोग को सुरक्षा भी करनी होती है। इसी प्रकार यहां पर हंगर हॉटस्पॉट की बात हो रही है। यहां पर हंगर हॉटस्पॉट का मतलब है पूरी पृथ्वी पर ऐसे हॉटस्पॉट ढूंढे जाएंगे जिनके ऊपर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अब चूंकि ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है 2022 और 23, इसका मतलब है कि ये अगले वर्ष के भी कुछ महीनों को कवर करेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट एक चेतावनी के रूप में आती है कि इन इन देशों में भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है, तो अपने अपने देश में जो नियम कानून है, जो भी सरकारी नीतियां हैं, उनको चेंज करा जाए। जरा देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हंगर हॉटस्पॉट है, तो ये देखिए अक्टूबर 2022 से लेकर और जनवरी 2023 तक, इसमें इतने महीनों का जो एक आंकड़ा है, जो एक अनुमान है, वो लगाया गया है और यहां पर चेतावनी दी गई है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर निकालती हैं। ये आपको इसी की ओरिजिनल वेबसाइट में आपको एक मैप मिलेगा। तो अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक का जो एक इन्होंने मैप निकाला है, तो पूरे विश्व में आप देखिए मैक्सिमम आपको मिडिल अफ्रीका के जो कंट्री हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए जो डार्क ब्लू कलर से है, तो वो हाईएस्ट कंसर्न है। हाईएस्ट कंसर्न का मतलब है जैसे ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला ये जो एरियाज हैं, इसमें बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है कि यहां पर भुखमरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये रिपोर्ट बेसिकली ये निकालती है। अब देखिए यहां पर आर्टिकल में जो राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि 45 देशों में 2005 मिलियन पीपल जो हैं, जो एक आपातकाल जैसी स्थिति में है, और यहां पर हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें क्या करना है, ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में इनको मदद कर देनी है। अब इसी को आर्टिकल में यहां पर रिलेट करा गया है वर्ल्ड फूड डे से। वैश्विक खाद्य दिवस आपको पता होना चाहिए अक्टूबर 16 को मनाया जाता है। एक बार मैं आपको इसके बारे में भी दिखाता हूं थोड़ा सा। यहां पर आप देखेंगे 16 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड फूड डे बनाया गया। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी लीव नो वन बिहाइंड, मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो भूख से जिसको पीछे छोड़ दे। हर व्यक्ति को भोजन जो है वो मिलना चाहिए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो चलिए मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्या नंबर है उस गोल का 1 2 3 4 जो जीरो हंगर की बात करता है, यानी कि शून्य भुखमरी की बात करता है। कौन सा SDG गोल है? तो यहां पर राइटर यही बताते हैं कि भाई 2030 तक का जो हमारा लक्ष्य है जीरो हंगर का, उसको हमें पाने में बहुत ज्यादा होनी है कठिनाई। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आया कोविड-19 का पेंडेमिक, फिर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देखो आपकी यूरोपियन देशों में, अमेरिका में ग्रीष्म लहरें आने लग गई। ठीक है, तो जहां पर जो उच्च अक्षांशों के देश हैं वहां पर भी जलवायु में परिवर्तन हुआ। रूस यूक्रेन का जो जिस तरीके का युद्ध चल रहा है, पहले चाइना और ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, या जो विश्व में एक असमानताएं हैं, असमानताएं किस सेंस में कि भाई एक विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में, तो ये सारे कारण ऐसे बनते हैं कि जो 2030 तक का जो हमारा लक्ष्य है ना, उसमें ये बाधा उत्पन्न करेंगे। तो उसके सॉल्यूशन के लिए राइटर यहां पर क्या लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ है बेटर प्रोडक्शन बेटर न्यूट्रिशन, और यहां पर लिखा हुआ है बेटर एनवायरनमेंट। ये राइटर ने बेसिकली जो ये वर्ल्ड फूड डे है इसी की वेबसाइट से निकाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें भी यही लाइन यूज करी गई थी। अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं, तो ये हम मुख्य परीक्षा में हमको यूज कर सकते हैं हम इनको। देखिए, बेटर प्रोडक्शन का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना, बेटर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अच्छे पोषक तत्व। तो यहाँ पर दोनों को अगर मिला देंगे तो इनसे एक मीनिंग ये निकल के सामने आता है कि पहली चीज तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और दूसरा हमें जो चीज प्रोड्यूस करनी है वो पोषक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, केवल हमको वही चीज आ जाएगी ना। अल्प पोषण का मतलब क्या हुआ, केवल पेट नहीं भरना है, हमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना है। तो बेटर प्रोडक्शन बेटर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहां पर राइटर जो है वो इंडिया को फोकस करते हुए कहते हैं कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। यहां पर उदाहरण भी लिएगा, जिस तरीके से कोविड-19 में इंडिया ने दूसरे देशों की मदद करी, अफगानिस्तान की मदद करी, श्रीलंका की मदद करी, किस चीज में, यहां से जो खाद्यान्न है उसका निर्यात करने में। कैसे निर्यात करा, यहां पर देखिए आंकड़ा लिखा हुआ है कि 2021-22 का अगर यहां पर देखा जाए तो रिकॉर्ड
लगभग लगभग 50 बिलियन टोटल जो खाद्यान्न है वो हमने निर्यात करा है, जो 2020-21 से 20% ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये दिखाता है कि हमारे भारत देश में कितनी ज्यादा मात्रा में जो खाद्यान्न है वो उत्पादित होता है, तभी तो हम निर्यात कर पा रहे हैं। और निर्यात करके हम लोग डॉलर्स कमा रहे हैं, मिलियंस में नहीं, बिलियंस में। इसका मतलब हमने कितनी अधिक मात्रा में निर्यात करा है। अब कोई देश निर्यात कब करेगा? जब वो जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जो अपनी नीड्स हैं, उनको पूरी कर लेगा, तभी तो वो दूसरे को दे पाएगा। तो हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और हमें उसी प्रोडक्शन को अब और ज्यादा बेस्ट करने की जरूरत है। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि 2030 तक अगर बात करते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो हमें उस पॉपुलेशन के लिए भी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो उसके लिए भी खाद्यान्न चाहिए होगा। प्लस जो हम आज की डेट में हमने जो रिकॉर्ड बनाया है, अब हम इसको भी मेंटेन करेंगे कि दूसरे देशों की जो खाद्यान्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। तो उसके लिए हमें और ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होगी। दूसरा, यहां पर राइटर बताते हैं जो बेटर न्यूट्रिशन वाली बात है, तो यहां पर इस चीज को भी पूरा करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। जैसे यहां पे बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर भी नोट्स बना के जरूर लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत देखिए क्या करा जाता था, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब कि भाई यहां पर क्या करा जाएगा, जो सरकार है वो कम कीमत पर क्या करेगी, अनाज मुहैया कराएगी। अब कम कीमत पर अनाज तो दे रही है, परंतु उसने क्या करा, इस चीज को भी दो भाग में विभाजित कर दिया। एक वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, और एक वो लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो जहां पर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके ऊपर और ध्यान केंद्रित कर दिया गया। उसी को क्या बोला गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसी तरीके से यहां पर जो पीएम पोषण दूसरी स्कीम की बात हो रही है, जैसा मैंने देखिए पहले भी आर्टिकल में आपको बताया था कि जो जो स्कीम्स यहां पे लिखी हुई हैं वो हमारी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध लेखन में, मुख्य उत्तर परीक्षा में आपको यही सब चीजें लिखनी है। तो जो पोषण अभियान था उसमें भी आपने देखा कि हमारे अंदर जो स्टंटिंग वाली बीमारी थी, ठीक है, एनीमिया की जो बीमारी की बात करते हैं, तो और जन्म के समय जो कम वजन होता था जिसको वेस्टिंग बोल रहे हैं, तो इन सबको क्या था, 2% और 3% क्या करना था, कम करना था। तो यहां पर हम लोगों ने पोषण अभियान 2018 में स्टार्ट किया था। अब इसी पोषण अभियान के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि जो मिड डे मील वाली स्कीम थी, तो बेसिकली मिड डे मील वाली स्कीम में होता क्या है, मिड डे मील वाली स्कीम स्टार्ट करी गई थी जिसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक जो बच्चे थे उनको पका हुआ भोजन दिया जाता था, ठीक है। अब यही स्कीम का नाम चेंज होकर किस में चला गया, ये पीएम पोषण में चला गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करी जा रही है। तो जो समेकित बाल विकास सेवा है, तो समेकित बाल विकास सेवा का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड मतलब कि कई सारी चीजों को एक कर देना। तो ये बेसिकली किसके लिए थी, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं। अब उनके क्या होते हैं, जो अगर मान लीजिए वो माँ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो अब उनके छोटे बच्चे जो होंगे, अब वो तो जॉब पे चली जाती हैं, तो उनके छोटे बच्चे की देखभाल कैसे होगी। तो उनके लिए जो सुरक्षित एक ऐसा स्थान बनाना, स्थायी स्थान बनाना। अब उनको ऐसा, यहां पर यह भी बोला गया था कि 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनका संरक्षण वहां पर करा जाएगा। जो आंगनवाड़ी केंद्र थे उनको भी इसी में सम्मिलित करा गया। तो इसलिए हम लोगों ने आईसीडीएस बनाया था। तो इसमें भी जब बच्चे यहाँ पे रखे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको पोषण दिया जा रहा है, खान पान दिया जा रहा है। तो ये भी सरकार ने चलाया था। तो ये सारे जो मेजर्स यहाँ पर बताए गए हैं, तो वो किसके लिए हैं, बेटर न्यूट्रिशन के लिए। दूसरा यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा करी, तो उसका भी जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो ये योजना ने भी यहाँ पर कोविड-19 के दौरान जो भी व्यक्ति जिनकी जॉब चली गई थी या जो गरीब व्यक्ति थे, तो उनको भोजन देने का, एक खाद्य सुरक्षा का बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया। अब यहां पर दूसरा राइटर बताते हैं बेटर एनवायरनमेंट। ये तो सारी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है, परंतु एक बात बताइए, कृषि जो होती है, भारत की कृषि कैसी है, मॉनसून प्रधान कृषि है। मैक्सिमम कृषि मॉनसून पे डिपेंड करती है। तो यदि गलती से भी मॉनसून में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो उसका सीधा असर किस पे पड़ता है, कृषि पे। तो यहां पर बेटर एनवायरनमेंट यानी कि एक, अगर इसका हिंदी, सही हिंदी में आपको बताऊं तो यहां पर उपयुक्त पर्यावरण की बात हो रही है। अब उपयुक्त पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन भी जो है उसको कितना कम से कम करा जा सके, उसके साथ साथ जो मृदा का क्षरण होता है उसको रोका जा सके, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसका कम यूज हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, ऐसी क्रॉप्स का यूज, प्रोडक्शन करें जो जिसमें
पहले से ही पोषक तत्व मौजूद हैं। जैसे कि यहां पर बात करी जाती है किसकी, मिलेट्स की। अब आपको पता होना चाहिए 2018 में, आपको याद हो अगर तो, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। 2018 में जो भारत था उसने प्रस्ताव दिया था एफएओ को कि जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स का मतलब क्या होता है, मिलेट्स में कौन सी चीजें कवर होती हैं, जैसे जो मोटा अनाज होता है जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, तो हमें इनके प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। तो यही बात जब यूएन में रखी गई तो 2023 जो आने वाला समय है, आने वाला वर्ष है, उसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बोला जा रहा है। और वो भारत ने ही जब इसको यूएन में रखा था तो कई सारे देशों ने इस पर सहमति दी थी। तो यहां पर इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स जो ईयर है उसको घोषित करने का पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे मोटिव यह है कि जो मिलेट्स होते हैं ना, अगर बात करी जाए इसमें प्रोटीन की, बात करी जाए फाइबर की, विटामिन, आयरन, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जितना इसका प्रोडक्शन हर देश अपने यहाँ करेगा, अगर मैं आपको प्रोडक्शन की भी बात बताऊं तो इंडिया, अगर बाजरे की बात कर लें तो बाजरे में सबसे मैक्सिमम नंबर 1 रैंकिंग पे आता है उत्पादन की श्रेणी में। टोटल ऐसा बोला जाता है कि लगभग लगभग 131 देश ऐसे हैं जहां पर बाजरा जो है वो उसका उत्पादन और उपभोग दोनों करा जाता है। अगर केवल अफ्रीका की बात ले लें, अफ्रीका की बात इसलिए लेने को बोल रहा हूं क्योंकि जो अभी मैंने आपको दिखाया यहां पर रिपोर्ट में, तो मैक्सिमम जो वार्निंग दी गई है वो अफ्रीका के देशों की है। तो अफ्रीका में ऐसा बोला जाता है कि टोटल 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पारंपरिक भोजन ही है बाजरा। तो यहां पर जब हम ऐसी किसी फसल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करते हैं ना, तो उस फसल के उत्पादन में, उस फसल में और ज्यादा शोध हो, इन दोनों चीजों के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये खाद्य सुरक्षा का एक विकल्प साबित हो सकता है कि हम लोग मोटे अनाज का जो प्रोडक्शन है वो करें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो था उसको बनाया कैसे गया था, जो एफएओ संगठन है और जो यूएन की जनरल असेंबली है, इन दोनों ने मिलकर ही इसका निर्माण किया था। और आपको इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि 2020 का जो शांति का नोबेल था वो भी इस संस्था को मिला है। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने ये चीज निकाली है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो मानवता के लिए काम करता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक संगठन है। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, जब इमरजेंसी होती, कोई आपातकाल जैसी स्थिति होती है, तो उसमें क्या करना है, फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, जो खाद्य सहायता होती है वो देना है। ठीक है, जैसे इसको आप देखोगे, अगर मिशन की बात करेंगे तो वही चीजें लिखी हुई हैं, फूड असिस्टेंट इमरजेंसीज, ठीक है, इंप्रूव न्यूट्रिशन, जो ये एसडीजी गोल है। तो 2030 का जो हमारा लक्ष्य है, मैंने आपको पूछा है कि कौन से नंबर का गोल है, वो बताइएगा जरूर। अब जैसे यहां पर देखिए आप लिखा है कि 2021 की अगर अकेले बात करें तो 128 मिलियन पीपल, 120 डिफरेंट डिफरेंट देशों के लोगों को इन्होंने सहायता पहुंचाई है। अगर एक दिन की बात कर लें तो 5600 के आसपास ट्रक्स, 30 शिप्स और 100 लगभग लगभग प्लेन्स जो हैं ये इनके पास मौजूद रहते हैं मूव करने के लिए। कहीं पर भी अकस्मात कोई सहायता पहुंचानी है, फूड की डिलीवरी करनी है या कोई अन्य सहायता पहुंचानी है, तो इतना संसाधन इनके पास प्रतिदिन के हिसाब से रहता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 14 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग स्वास्थ्य और सरकारी नीति दोनों से इस चीज को जोड़ सकते हैं। आज बहुत ज्यादा आर्टिकल हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर ली है। देखिए यहां पर अब चूंकि कूड़े के ढेर की बात हो रही है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स बोलते हैं। तो देखिए अभी तक यहां पर राइटर ये बता रहे थे कि भाई भारत सरकार के पास ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी कि अगर किसी सरकारी व्यक्ति से पूछ दिया जाए कि बताइए कहां कहां पर ये जो लैंडफिल्स हैं वो पूरे देश में हैं, बस एक ऐसा आंकड़ा बोला जाता है कि 2200 से ज्यादा साइट ऐसी हैं जहां जो लैंडफिल्स हैं। परंतु ये साइट्स कहां पर हैं एग्जैक्टली हैं भी कि नहीं, इतनी है कितनी है, तो उन सब के बारे में हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा था नहीं। तो अभी क्या करा जा रहा है, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, पब्लिक डैशबोर्ड, एक वेबसाइट ऐसी बनाई जाएगी, डैशबोर्ड बनाया जाएगा जहां पर केवल इस चीज की इंफॉर्मेशन होगी कि कहां कहां पर ये लैंडफिल्स पाए जाते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा, जैसे यहां पर एक बात करी जा रही है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और शहरी की बात कर रही है। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज 2021 में पिछले वर्ष स्टार्ट करी गई थी, अक्टूबर के महीने में इस मिशन को स्टार्ट करा गया था, इसका दूसरा संस्करण। तो बेसिकली इस संस्करण का मतलब क्या था, 5 वर्ष की बात करी गई थी, यानी कि 2021 से बात करी जा रही 2026 तक की। तो इन 5 वर्षों में जो शहर हैं उनको क्या करना था, जो कचरा मुक्त शहर घोषणा करी गई थी, ठीक है ना, कचरा मुक्त शहर घोषित करने हैं 5 वर्षों में। तो उसी अब कचरा मुक्त कैसे करा जाएगा, जब इन लैंडफिल्स को कम करा जाएगा। और इन लैंडफिल्स को कम कैसे करा जा सकता है, जब हमें पता हो कि एग्जैक्टली ये लैंडफिल्स कहां पर हैं। दूसरी चीज, ये इनका एग्जैक्टली नंबर कितना है, कितनी संख्या में ये है,
इनका जो साइज है वो कितना है, कितनी मात्रा में यहां पे कितने टन कूड़ा यहां पर है, और इस पूरी मात्रा का उपचार कैसे हो, मतलब कि इसकी रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है कि हम इसका निस्तारण करेंगे कैसे, तभी तो इसको खत्म कर पाएंगे। केवल हमें संख्या पता लग जाए, इनका साइज पता लग जाए, उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हमको एक ही डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 13 पे मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित उनके साथ हम क्या नीतियां रखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए G20 के बारे में ना बहुत सारे आर्टिकल निकल चुके हैं पिछले 3 से 4 महीनों में, और अलग अलग द हिंदू के विश्लेषण में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। इस आर्टिकल को यहां पे लेने का मतलब केवल यही था कि यहां पर एक नई पॉइंट मेंशन हुआ है, तो मैंने सोचा था कि वो सारे पॉइंट्स के साथ साथ आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा जो आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक नया चैलेंज सामने आया है, वो चैलेंज क्या है, हम लोग केवल मेन मुद्दे पे हिट करेंगे। आपको पता होगा 2020 में कॉमन फ्रेमवर्क आया था G20 के द्वारा। उस कॉमन फ्रेमवर्क में जो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी है उसकी बात करी गई थी। डेप्ट का मतलब यहां पर हो गया उधार। अब ये क्यों 2020 में इसकी बात करी गई उस पर जरा देखते हैं। जो ये पॉइंट्स हैं इनको मत देखिएगा, अभी जो आर्टिकल है उसकी मुद्दे को समझाता हूं मैं आपको। जो ये कॉमन फ्रेमवर्क था ये डेप्ट से यानी कि उधार से संबंधित था, ऋण से संबंधित था। तो ऐसा बोला गया था कि भाई देखिए क्या होता है कि G20 है, बहुत बड़ी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को कवर करता है, बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज इसमें आते हैं। पावरफुल इन द सेंस कि जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम है। तो होता क्या था कि मान लीजिए कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल चाइना, इसने किसी अफ्रीकन कंट्री को, मान लीजिए कोई छोटा सा कंट्री है, गरीब देश है, पुअर कंट्री है, एक्स को लोन दिया। अब जाहिर सी बात है लोन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम हमको 5 वर्षों के बाद लौटा दोगे। तो इन्होंने लोन दिया था 2018 में, और ये बोला था कि 2019 से आप मेरे लोन की जो रीपेमेंट है वो स्टार्ट कर देना देना। तो एक्स ने भी हामी भर दी थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम आपको 2019 से लोन देना स्टार्ट कर देंगे, इस पे जो भी इंटरेस्ट है आपका। अब 2019 में क्या आ गया, कोविड-19। पूरा 2020 जो था और लगभग लगभग 2021 का आधा टाइम जो था वो इसमें कवर हो गया। अब ये जो एक्स देश था इसको भी लॉकडाउन लगाना पड़ गया, तो कोई भी आर्थिक गतिविधि हो नहीं पाई। अब इसके कमाने के साधन तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो जब कमाने के साधन खत्म हो गए तो अब ये लोन जो था वो इसका चुका नहीं पा रहा है। तो अब इसने बोला कि भाई देखिए हम आपका लोन तो नहीं चुका पाएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताइए। अब यहां पर है चाइना, ये क्या करेगा, ये यहां पर ये बोल देगा भाई कि ठीक है, हम जो आपका इतना लैंड है उस पे हम अपना एक आर्मी बेस बनाना चाहते हैं, हमें वो बनाने की इजाजत दे दो। अगर चाइना की जगह कोई दूसरा वाई कंट्री है, ठीक है, वो इस टाइप की हरकतें नहीं करता है, अपने मतलब ऋण जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करता है, तो उस केस में यदि एक्स जो है वो इनका ऋण वापस नहीं कर पाएगा, तो ये वाई से कहेगा कि भैया एक काम करो, कुछ अपना टाइम पीरियड बढ़ा दो, जो आपने 5 वर्ष हमको बोला था ये क्या कर दो, 10 वर्ष कर दो, या फिर जो आप मेरे से लोन का रीपेमेंट ले रहे हो उसमें कुछ लोन हमारा माफ कर दो, या फिर जो हम हमसे आप हर साल या हर महीने जो किस्त लेते हो उसमें कुछ कटौती कर दो। कहने का मतलब है कि रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि पुनः इसको क्या करो, संगठित करो। जो आपने ये नियम कानून बनाए थे ना, उनको वापस से एक बार आप रिव्यू करिए। यही चीज यहां पर बोली गई थी कोविड-19 के बाद, जब 2020 में G20 की मीटिंग हुई थी, तो उसमें यह बोला गया था जो भी विकसित देश हैं वो क्या करेंगे ना, जो गरीब देश हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनको अगर पैसा दिया हुआ है तो उनसे उनके लोन में कई तरीके का आप रिलैक्सेशन उनको दे दो कि भाई आप आराम से लोन वापस कर दीजिएगा, या फिर उनको जो लोन का टाइम है वो बढ़ा दो, जो इंस्टॉलमेंट है उसको कम कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो। बट हुआ क्या कि कोविड-19 के बाद से ना इतनी ज्यादा गरीबी जो थी वो देखने को मिली है कि बहुत सारे देश जो थे वो गरीब हो गए, तो उनको बहुत ज्यादा फिर हर देश को पैसे की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ने लगी। तो अब जो विकसित देश हैं जब वो किसी को लोन दे रहे हैं तो उनका एक पैसा एक तरीके से वहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्लॉक हो रहा है। तो यहां पर हर देश उस चीज पे, अब नाम है इसका कॉमन फ्रेमवर्क, परंतु हर देश जो है ना वो अब चाहता है कि दोबारा से इस नियम को जो है वो बदला जाए, और यहां पर कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाएं जिससे सभी लोग सहमत हों। हर देश इस प्रावधान से सहमत होगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए चाइना की बात करें या यूएस की बात कर लें, तो इन सबके पास अपना एक विदेशी मुद्रा भंडार है, तो इनको अगर इनका 4-5 जगह पैसा फंस जाएगा तो इनको उतना फर्क पड़ेगा नहीं। मान लीजिए इंडिया ने किसी की हेल्प करी, या फिर वो इंडिया का लोन वापस नहीं कर पा रहा है, या फिर इंडिया ने कई देशों की हेल्प कर दी, तो उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संकट आ सकता है। तो यहां पर G20 से इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहां पर निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बोला गया कि हमारे सामने एक ये भी चुनौती आ जाएगी
क्या चुनौती? कि हमको ये जो कॉमन फ्रेमवर्क है उसको भी किस तरीके से उसके प्रावधानों में चेंज करा जाए। ठीक है, तो पहला तो मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा देखिए, यहां पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर क्यों मेंशन करा जा रहा है? वो इसलिए मेंशन करा जा रहा है क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, और दूसरा क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। अब चूंकि ये भी वैश्विक विषय है, मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा देश इन्वॉल्व होता है, तो जब दूसरा देश इन्वॉल्व होता है तो G20 में भी भारत की तरफ से ये एक बड़ी चुनौती होगी कि इन मुद्दों को भी कैसे रखा जाए, क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे को कैसे रखा जाए और इन पे क्या नियम बनाए जाएं जिसपे G20 के एटलीस्ट जो देश हैं वो एकमत हो सके। तो यहां पर यही है मैनी चैलेंजेस जो मैंने आपको दो मुद्दे बताए। अब इसके अलावा जो पिछले 3-4 महीनों से कई सारे मुद्दे आ रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो 2023 की अध्यक्षता लेने वाला है G20 की। अभी इंडोनेशिया उसका अध्यक्षता कर रहा है। तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हो सकते हैं जो भारत को यहाँ पर रखने होंगे, जैसे चीन के बारे में बात हो रही है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिस तरीके से पूरे विश्व भर में उसका प्रकोप है, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो गया। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। प्लस हम अपनी ब्रांडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं, एक बहुत बड़ा मंच हमको मिलेगा। जो G20 देश हैं, इतनी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसके प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। हमारी जो घरेलू सफलताएं हैं हम उसका एविडेंस यहाँ पर दे सकते हैं, उसका प्रमाण दे सकते हैं। निवेश के लिए एक अच्छा रास्ता खुल सकता है, पर्यटन के लिए एक अच्छा रास्ता खुल सकता है, तो इसकी भी बात यहाँ पर हो रही है। इसके साथ साथ आप IBSA के बारे में भी बोल सकते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस ही कह लीजिए कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जो इस IBSA के सदस्य हैं, तो 2023, 24, 25 को क्रमशः यहीं पर G20 की मेजबानी होनी है। तो जो ये वाली देश है, ग्लोबल साउथ की जो अवधारणा है, उसको भी एक बल मिल सकता है इस G20 सम्मेलन से। अब जैसा मैंने आपको बताया कि G20 सम्मेलन में टोटल 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की आती है, 80% ग्लोबल GDP केवल इन्हीं 20 देशों की है, टोटल व्यापार का 75% भी यहीं से आता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये G20 के पार्टिसिपेंट है, जरूर याद रखिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न बनने के। चलिए, अब चूंकि हम लोग स्वास्थ्य के बारे में आज हम लोगों ने बहुत बात करी, तो मेरे भी प्रश्न आपसे इसी संबंधित होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, PM मातृ वंदना योजना, ये योजना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, महिला E-हार्ट, ये किस चीज संबंधित है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत में भूख और खाद्य असुरक्षा के गंभीर स्तर को दर्शाती है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि भारत खाद्य असुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए समग्र उपाय करे। आपके अनुसार उपाय किन क्षेत्रों में करना ज्यादा कारगर साबित होगा? दूसरा प्रश्न है, भारत में कोयले की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? भारत में कोयला खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने। दोनों प्रश्न को लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आज का जो सत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का सत्र अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले द हिंदू के सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।